जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र की जो है बुक से आपको बीपीएससी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। और आज की जो हमारी क्लास है ये साइंस की क्लास है जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और ये जो क्लास है ये सभी जितने भी आपके सभी एग्जाम्स है, आपके वनडे एग्जाम्स, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। और साथ ही बीपीएससी आपकी जो है जो आपकी बीपीएससी 67th होने वाली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, उसमें जितने भी प्री के क्वेश्चन है ये सारे अभी तक जितने बीपीएससी के द्वारा करवाए जा चुके हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। तो सभी लोग जो है ध्यान से देखिएगा और सभी का जो है इसमें फास्ट रिवीजन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में फिजिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक विज्ञान के। और आप बताइएगा क्वेश्चन जो है क्लास के लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है ये बताना है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक सदी। तो जो है आपका हाइड्रोजन, जो आपका हाइड्रोजन होता है इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन में पाया जाता है, नाइट्रोजन में भी पाया जाता है, तांबे में भी पाया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो ड्यूटेरियम होता है D2 बोलते हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है सेकंड नंबर, एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो ये जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम भी किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष तो ये दूरी की इकाई है। ठीक है, लंबी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतनी जो है इसकी लंबाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आवृत्ति को मापा जाता है। जो आपकी आवृत्ति होती है इसको किस में मापते हैं। तो आवृत्ति आपकी जो है आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में हम जो है चाल मापते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कोण को जब मापते हैं तो रेडियन में मापते हैं और शक्ति जो है वाट में मापते हैं। ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक जो है ये हर्ट्ज जो होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लगभग 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। TRE2 में जो है जो बीपीएससी के द्वारा TRE2 एग्जाम करवाया गया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। जो कार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये किस चीज के होते हैं। तो कार्ट्ज क्रिस्टल आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, SiO2 इसी को बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग जो है रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। अब कई बार देखे होंगे जब रेडियो टूट जाता है तो उसमें छोटे छोटे जो आपके बैंड वाले सिस्टम होते हैं ना, उसमें जो छोटे छोटे कार्ट्ज क्रिस्टल के अणु मिलते हैं देखने को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। अभी जस्ट आपको बताया और ये 65 बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में जो है आवृत्ति को मापते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। इसे संकेत Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति जो होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो वो होती है वाट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। विद्युत शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय। W/टाइम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और चैनल में जो भी हमारे साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारी क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसके तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी होती है? ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? परास रेंज होती है ना, परास ऐसे, तो किस परास में दिखता है सौर विकिरण? तो आपका जो सौर विकिरण की परास होती है जो होती है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर, ठीक है, 700 nm याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता की बात करेंगे, ये आपका हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर से हम लोग जो है द्रव या जल को मापते हैं, याद रखेंगे, द्रव या जल का मापन जो है हाइड्रोमीटर से करते हैं। पायरोमीटर से जो है टेम्परेचर को मापते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, जो आपका टेम्परेचर होता है उसको पायरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है, लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, निम्नलिखित में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपका 64th बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और दाब की जो इकाई है ये होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, दाब। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को बोल सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी जो है मात्रक होता है। दाब का परिभाषा क्या होता है? तो दाब की जो परिभाषा है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है। प्रेशर और दाब कैसी एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, दाब का मात्रक है, अभी आपको बताया था दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, यानी कि ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोई भी इसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि की बात करें, ऐसी राशि जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे अदिश राशि में बल आपका सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, दाब आपका अदिश राशि है, अभी आपको बताया भी। और दोस्तों आपकी ये क्लास जो है लगातार आप ये चलती रहेगी पूरी, जो है साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी क्लास जो है कंटिन्यू अब चलेंगी। डेली जो है आपकी घटना चक्र की क्लास कंप्लीट होंगी, ठीक है। और इसमें जो है डेली हम लोग जो है 50 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये कंटिन्यू क्लास चलेगी। आप सभी लोग जो है, अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। डेली आपको इसी टाइम पे क्लास देखने को मिलेगी और ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आप सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी जो प्रीलिम्स होता है उसके लिए तो 100% जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आप चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी साइंस पूछी जाती है, बिहार पीसीएस की, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। आप लोग डेली क्लास जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ये बताना है। तो प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है, दाब का भी होता है, विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन राशि होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही कथन चुनिए।
लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी से प्रकाश से कम होता है, गलत। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, एकदम सही। अगर ये गलत है तो फिर ये ज्यादा होगा 100%, और यही हमारा 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है सबसे कम, वह आवृत्ति सबसे अधिक होती है, लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? जब भी आपको चमक की बात करें और रंगों की बात करें कि ये जो है साबुन पर फिल्म दिखाई देती है, सुंदर रंग दिखाती है, तो इसका मेन कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, मतलब कि इंटरफेरेंस। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 67 बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। जो आपका धनावेशित हिस्सा होता है, जैसे ये कोई परमाणु है और धनावेशित हिस्सा बीच में होता है, आपका सेंट्रल में नाभिक के पास होता है, और वो प्रोटॉन कहलाता है। ठीक है, प्रोटॉन। ये सॉरी, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, हाँ यहाँ पे जो है प्रोटॉन तो कई सारी होंगे, लेकिन ये जो आपका हिस्सा होता है ये पूरा न्यूक्लियस नाभिक कहलाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश मुक्त मूलभूत कण है और न्यूट्रॉन जो है आपका उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक न्यूक्लियस धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है, और इनकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है। मतलब प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी के द्वारा की गई और जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई है। ये बात भी आप याद रखेंगे। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जैसे कोई मान लो ठोस है, ठीक है, और डायरेक्ट वो जो है गैस में बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। और यही क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 3 में 1 to 5 वाले एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन अभी 15 तारीख को पूछा गया था, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया था। मुझे क्वेश्चन याद है, आप कहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें दिया हुआ था कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है? वहां पे भी यही होता है, ऊर्ध्वपातन, सबमिलेशन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वो क्या कहलाता है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं? उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु। क्या कहलाता है वो? त्रिक बिंदु कहता है, ट्रिपल पॉइंट। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसे त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। उदाहरण स्वरूप जो है 611.657 पास्कल आंशिक वायुदाब पर 273.16 डिग्री केल्विन, 0.01 डिग्री केल्विन, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड जल का त्रिक बिंदु है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल का त्रिक बिंदु क्या होता है? तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल जो है वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कास्मिक किरणें हैं आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, या आवेशित तथा अनावेशित मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक ऐसा कोई आगे ऑप्शन होगा। बट आपको बता दे, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं ये आवेशित कण होती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें जो है आवेश होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार।
तो कॉस्मिक किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते रहते हैं, ठीक है, और ये आवेशित होते हैं, इनमें आवेश पाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो G4 होता है जनरेशन, याद रखिएगा, जनरेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, राडार का आविष्कार कौन था? आविष्कारक कौन था राडार के? तो वो थे आपके रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन ने राडार का आविष्कार किया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन ने 1935 में पहली बार प्रायोगिक राडार जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो व्यवस्था है इसका विकास किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। गॉड पार्टिकल है, गॉड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। गॉड पार्टिकल क्या है? ये जो है हिग्स और बोसान होते हैं गॉड पार्टिकल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई, और इसका प्रायोगिक जो सत्यापन है ये 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान जो कण है इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनको जो है भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है ये 1930 में मिला था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये बताना है, हवाई जहाज के जो आविष्कारक है वो है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या इसी को कहते हैं 10⁻⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। तो 1/1000 हो जाएगा मिलीमीटर, इसी को 10⁻³ मिलीमीटर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में है। जो फारेनहाइट स्केल होती है इसमें 40 डिग्री सेल्सियस का मान बताना है। तो इस जो 40 डिग्री सेल्सियस का मान होता है फारेनहाइट में, इसमें होता है 104 डिग्री फारेनहाइट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे होता है यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, एफ बराबर फारेनहाइट बराबर होता है 9, ये फॉर्मूला होता है इन सभी को बैलेंस करने का। एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर की जगह हम 40 रखेंगे, 5 × 40 8 9 72 प्लस 32 हो जाएगा आपका 104 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी जो है इसका प्रयोग हम करते हैं एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड किसके ऊपर निर्भर करती है? ये लेंथ, जितनी भी ज्यादा लंबाई होगी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, और जो है टाइम बराबर होता है 2π√LG, जहां पाई और जी नियतांक है, और लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल होता है? ये जो है द्रव्यमान m इंटू त्वरण a, m इंटू a। बल F बराबर आपने पढ़ा होगा, F बराबर m इंटू a, अर्थात फादर इक्वल टू m माँ, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण के जो है गुणनफल के समानुपाती होता है आपका बल, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, और यदि वस्तु का द्रव्यमान m है वह u वेग से गति करते हुए t सेकेंड बाद v वेग से प्राप्त करते हैं, तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण a बराबर होता है आपका mv माइनस mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है। यहाँ पे प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, ठीक है।
m बराबर v माइनस यू अपान टी। अब v माइनस यू अपान टी बराबर होता है a, याद रखिएगा a बराबर v माइनस यू अपान टी, जहां f बराबर m इंटू ए हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, अभी बताया था आपको, a बराबर v माइनस यू अपान टी। ठीक है, तो अर्थात वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ये बताना है। सदिश राशि कौन सी नहीं है? विस्थापन आपकी सदिश राशि है, बल भी है, वेग भी है, आयतन आयतन v3 होता है, v की पावर v क्यूब बोल सकते हो, ये v आयतन को v से डिनोट करते हैं, सॉरी, आयतन v होता है और ये जो है आपका सदिश राशि नहीं है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग द्रव्यमान गुणे वेग होता है m इंटू, और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो ओनली द्रव्यमान बचेगा, v और v कट जाएगा, m बचेगा द्रव्यमान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो पिकोग्राम 10 के पावर माइनस 12 ग्राम के होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा, ये बताना है। ये होता है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण है, इसके त्वरण के से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। ठीक है, जो बल है ऊपर से नीचे आते समय शून्य होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं, तो पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, ये नहीं होगा, गलत है। फिर है आपको, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, ये भी नहीं होगा। लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, ये भी नहीं। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, जब हम एक साथ और एक समान वेग से गिराते हैं तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर और गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर होता है रूट ऑफ 2g। रूट ऑफ 2gh होता है, उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है ये। 39 नंबर प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो इसमें जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक्करण किया जाता है? ठीक है, तो रेत और जो नैफ्थलीन है, इस मिश्रण को हम लोग ऊर्ध्वपातन, सबमिलेशन ऊर्ध्वपातन जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा अलग करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति इकाई है, विद्युत शक्ति P बराबर W अपान T होता है ना, W अपान T। ठीक है, ये होता है आपका वाट, विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं है, ये बताना है। वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, अमीटर विद्युत धारा ये भी सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल ये भी सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये गलत है, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध को मापन नहीं किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का जो मापन है, ये ओम मीटर के द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? जो टरबाइन होती है, तो उसमें जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो उसमें जो है आपका जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है ना, इसी को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। जो आपके टरबाइन होती हैं, ऐसे जो टरबाइन लगी होती है, ये जो है मतलब घूमती रहती है, ऐसे करके घूमेगी, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, जब ये घूमती है तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो क्लास को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी सभी लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका आंसर होगी
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी, मतलब बिजली का खर्च कितना होगा ये बताना है। तो 100 वाट का जो बल्ब है 10 घंटे चलता है तो 1 इकाई बिजली खर्च होती है, कितना, मतलब 10 घंटे 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे चलेगा तो 100 धाम 1000, और 1000 जो है वाट बराबर 1000 वाट बराबर होता है आपका 1000 वाट घंटा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो इकाई बिजली खर्च होगी 1 यूनिट खर्च होगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1000 वाट घंटा, 1000 वाट प्रति घंटा, जिसे हम 1 यूनिट कहेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, कितना होगा ये बताना है। 1.403 किलो ओम, 2.0 किलो ओम, 3.40, तो याद रखिएगा इसका होता है 4.70 किलो ओम, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सॉरी, एक सामान्य जो शुष्क सेल में हमेशा आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, ये आपको याद रखना है, NH4Cl आपको पाया जाता है, याद रखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक समान सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, डायनामो क्या है, तो डायनामो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अभी आपको बताया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर में डैश होता है, विद्युत मोटर में क्या होता है, तो इसमें जो है विद्युत मोटर में जो है यांत्रिक ऊर्जा को, सॉरी विद्युत मोटर की बात करेंगे ना, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है 49, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई में सेम क्वेश्चन पूछा गया था अभी 15 तारीख को। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हुआ है, इसलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं कि उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं ताकि आप सभी को पता चले कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको बीपीएससी टीआरई जो आपका 3.0 अभी हुआ है 15 तारीख को, उसमें सेम क्वेश्चन ये अमीटर वाला पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन अमीटर। ठीक है, अमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण होता है। 50 क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो अभी बताया आपको ये अमीटर से मापी जाती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। ये ऑप्शन है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधे से रंगों को अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिसको भी इसका आंसर पता हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो क्लास को प्लीज सभी लोग जो है एक बार लाइक करेंगे, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये आपके जो है इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये डेली क्लास होगी। ठीक है, ये ऐसी क्लास है जो डेली चलेगी आपको रिवीजन के तौर पर। सबसे पहले साइंस, फिर आपके जो है आपके साइंस के बाद जो है जीएस को हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू फिर जीएस चलेगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास को पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।